अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे, वफाकी हुकूमत ने मौजूदा नेट मीटरिंग सिस्टम ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने सोलर बिजली की खरीदारी और फ़रोख्त के लिए 2 अलहदा जो है वो नर्ख तैयार करने की हिदायत भी कर दी है। हुकूमत ने सोलर सिस्टम नस्ब करने वाले जो सार्फिन हैं उन पर माहाना फिक्स चार्जेस आयद करने का फैसला भी कर लिया है। दूसरी जानिब जो है वो पावर डिवीजन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि नेट मीटरिंग सिस्टम ख़त्म करने से मुतालिक जो खबरें हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने यानी कि उन खबरों की जो है वो तरदीद करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से नेट मीटरिंग पॉलिसी के हवाले से कोई भी हिदायत अभी तक जो है वो मौसूल नहीं हुई। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लायन वाली जो भारत है उसमें आम इंतखाबात के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तमाम नशिस्तों पर नताइज का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 240 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 99 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट है चूँकि इससे कबल जो है वो माजी के इंतखाबात में 303 नशिस्तें उसने हासिल की थी। इस पर भी बात होगी और इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। एक तरफ जो है वो बानी पीटीआई के खिलाफ ये देखा जा रहा है कि कुछ मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नजर भी आ रहा है, बल्कि यके बाद दीगरे अभी हमने देखा कि मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिला, जिससे पीटीआई के जो रहनुमा हैं या फिर उनके जो कारकुन हैं उनमें इस चीज़ की एक उम्मीद पैदा हुई कि बानी पीटीआई जो है वो शायद जेल से बाहर आ जाएं। इसके साथ हालात कुछ जो है वो मुख्तलिफ भी नज़र आ रहे हैं। इस पर बात होगी। दूसरी जानिब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में यह भी बात होगी कि आज जो है वो आरिफ अलवी कहते हैं कि डील होगी तो वो घर के मालिक से होगी, माली या फिर बाहर खड़े किसी ठेले वाले से नहीं होगी। ये भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। ये तमाम तर मौज़ूआत जो है वो हमारी आज की डिबेट में ज़ेर बहस होंगी और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात करेंगे नेट मीटरिंग सिस्टम के हवाले से, क्या कहेंगे? देखें, ये जो खबरें आज आई कि इस हवाले से कि जनाब जो सोलर पैनल जो लोग लगा रहे हैं उनके ऊपर इजाफी को टैक्स लगा दिया जाएगा और फिक्स टैक्स होगा। तो इस पे पहले ही पाकिस्तानी जो कौम है इसमें बड़ा इसमें रद्द अमल है, रिएक्शन है और लोग इसको पसंद नहीं कर रहे और बड़ा रिएक्शन दे रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो सोलर एनर्जी के हवाले से या सोलर बिजली जो पैदा करते हैं तो वो सारे पैसे तो खुद लगाते हैं, ये सारी कॉस्ट उनकी अपनी है, घर में इसमें गवर्नमेंट का कोई हिस्सा भी नहीं, तो वो किस चक्कर में उन पर वो टैक्स लगा रही है। तो यानी कोई एक ऐसा मौका जहाँ से आवाम को रिलीफ मिल सकता है, गवर्नमेंट जो है वो आवाम को वो रिलीफ देने को तैयार नहीं। वो अपनी भी कोई चीज़ लगाते हैं तो उसके ऊपर भी एक जगह टैक्स इसको कहेंगे। अगर ऐसा कोई फिक्स टैक्स लगता है तो बाकायदा तौर पर रियासत का जगह टैक्स होगा और रियासत एक जगह बन के ये टैक्स उनसे लेगी। लेकिन इसमें पावर डिवीजन का एक तरदीद भी आई है, लेकिन तरदीद की सूरत हाल इस तरह आप देख लें कि चंद दिन पहले जो आप यूनिवर्सिटियों का जो आपने HEC का जो बजट कम किया गया और वो 25 अरब तक लाया गया, तो इससे पहले इस हवाले से भी बहुत तरदीद की जाती रही और इस पर बड़ा गवर्नमेंट रिएक्शन देती रही कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बाद में वैसा ही हुआ और बाकायदा लेटर लिख दिया गया। और काफ़ी दिनों से इस हवाले से भी बात की जा रही है कि सोलर एनर्जी के ऊपर भी ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सोचना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, ये कौन इनको ऐसे इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। अगर आप इस तरह के फिक्स टैक्स लगा देंगे और फिर दूसरी तरफ आप देखें ना कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब चीन गए हैं तो उन्होंने कहा जी हमें नए तरीके से और नए आइडियाज़ के साथ आना होगा, जो हमारे हालात हैं या हमें एक नई टेक्निक्स के साथ अगर हमने आगे तरक्की करनी है तो उस हवाले से हमें आगे बढ़ना होगा। तो क्या ये टेक्निक्स हैं कि अगर मुल्क में बिजली बहुत महंगी है या है नहीं, तो लोग जो हैं एक नया अगर उनके पास मौका है सोलर एनर्जी के साथ अपने आप को उस महंगाई के इस दौर के अंदर उससे अपनी जान बचा लें, तो उसके ऊपर भी आप फिक्स टैक्स लगा रहे हैं। तो ये आपके पास तरीका है, कोई जदीद तरीका आपके पास ये है कि जहां आपको मौका मिलता है आप आवाम की खाल उतार लें। तो मेरा ख्याल है कि ये है तो सीरियसली ये बहुत ज़्यादा मशवरा हम सुन भी रहे हैं और बिजली के हुकाम जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो आपका IPPs को जो पेमेंट करनी है और सर्कुलर डेट है वो इतना बढ़ चुका है कि अब जो गवर्नमेंट का एक बड़ा ज़रिया आमदन का वो बिजली और पेट्रोल है, जिस पर वो टैक्स लगा कर आवाम की जेबें खाली करती है। जैसे हमने कल भी बात की कि रियासत का ये एक जगह टैक्स है, एक जालमाना टैक्स है और इसके अंदर आप शमसी तवानाई की अगर बात करते हैं तो अगर वो मौका आ गया है पाकिस्तानियों के पास या पाकिस्तानी चाहते हैं कि मुतबादल जो ज़राए हैं इसके एनर्जी के उसकी तरफ चले जाएं, तो ये तो उनको जाने से भी रोक रहे हैं। ये उससे पहले ही कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग सोलर अगर लगा चुके हैं तो वो तो रिवर्स कर दें, छोड़ दें, वापडा पे ही आ जाएं किस्म के,
और फिर यह है कि जो लगाना चाहते हैं, जो ये सोच रहे हैं, वो इससे बाज रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। एक तो वो अपने पैसों से लगाएंगे, उल्टा फिर हर महीने अलग से टैक्स देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर इस तरह की कोई पॉलिसी है तो सोलर एनर्जी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये चाहते हैं पाकिस्तान उसमें चला जाए, जैसे कि दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, तो ये आप पाकिस्तानी अवाम को डिस्करेज कर रहे हैं और पाकिस्तान को सोलर एनर्जी के जो ज़राए हैं उसकी तरफ जाने से रोक रहे हैं। ये खुद पाकिस्तान की तरक्की को मुतासर करने का एक अमल होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप सऊदी अरब से 600 मेगावाट की जो बिजली का एक पूरा सिस्टम लेना चाहते हैं, एक आप जाके मुआहदा कर रहे हैं, और उसके अंदर भी ये है कि आपने कोई टेंडर नहीं किए, उनको दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी लगा रहे हैं खुद अपनी मदद आपके तहत, और इसमें डेफिनेटली आप देखें कि इसका फ़ायदा किसको है। इसका फ़ायदा भी तो पाकिस्तान की हुकाम को भी है और पाकिस्तान को भी है, इस अंदाज में कि इस वक्त मुल्क में ये कहा जाता है कि बिजली का शॉर्ट वॉल है, और आज भी है। अच्छा, वो शॉर्ट वॉल जो है उसको ख़त्म करने के लिए आपको मुतबादल ज़राए चाहिए। आपके मुतबादल ज़राए में आपके पास ऑयल का एक IPPs का है। तो IPPs की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानियों ने टोटल जितनी बिजली इस्तेमाल की उसका बिल वो दे चुके हैं, और उससे कहीं ज़्यादा अरबों रुपए उनसे कलेक्ट किए गए हैं, और कलेक्ट करके ये IPPs को दिए जा रहे हैं, वो जो कि बंद पड़े हुए हैं ऐसे ही। और कैपेसिटी बिल्डिंग कैपेसिटी चार्जेस के नाम के ऊपर उनको ये आप पेमेंट करते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है पाकिस्तानी कौम का क्या कसूर है जी? एक तो आप अपने पैसे लगाते हैं, एक अपने घर को चाहते हैं कि वो सोलर एनर्जी पे चला जाए, दूसरा वापडा की भी एक किस्म की मदद करते हैं। मुतबादल ज़राए की तरफ जा रहे हैं साहब, वो भी तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आवाम की जो हालत ज़ार है उसका नोटिस अब कौन लेगा? देखिए, कोई भी नहीं ले रहा ना। यही तो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि ये तरदीद तो कर देते हैं, लेकिन बाद में पॉलिसी वही अपना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद इसी तरह करते हैं, जैसे वो कभी करते हैं ना कि वो बिजली का रेट नीचे करके तो पेट्रोल का बढ़ा देते हैं, तो पेट्रोल का नीचे बढ़ा के तो बिजली का नीचे कर देते हैं। ये बस यानी आप समझे कि लोगों को बिल्कुल एक ऐसी धोखे में रख रहे हैं जिसकी शायद दूसरी रियासतों में मिसाल भी नहीं मिलती। यानी पाकिस्तानी जो मुल्क है, महंगी तरीन बिजली, और फिर उस महंगी तरीन बिजली में अगर लोग ये कर रहे हैं कि खुद सोलर एनर्जी पैदा कर अगर वापटा को दे रहे हैं, तो इसमें तो गवर्नमेंट को शुक्रगुजार होना चाहिए उनका कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके आपको यूनिट्स देते हैं, और फिर वो यूनिट्स भी आपको सस्ते देते हैं। आप उनको रिवर्स में जो देते हैं वो आप रेट पे देते हैं, अपने नर्ख पे देते हैं, और उनसे आप सस्ता लेते हैं। IPPs से दूसरी IPPs आपको दे भी नहीं रहे, और आप वो यूनिट जो है जो IPPs आपको दे रहे हैं या बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अच्छा अगर वो नहीं कर रहे तब भी आप उनका पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ है कि आपके पाकिस्तानी आपको बिजली प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, तो आप ये कर रहे हैं कि आप एक तो उनको पहले ही महंगे यूनिट दे रहे हैं, और फिर दूसरा ये है कि अगर वो ये करें उस पर अलहदा से कोई फिक्स टैक्स, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ऐसे साहब, वज़ीर तवानाई आज कह रहे हैं कि बिजली की तकसीम कार जो कंपनियां हैं उनमें चोरी और माफियाज जो हैं वो हैं, जिसकी वजह से 5 रुपये तक का अभी भी फ़र्क आ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर आपको पता है कि उसमें बिजली चोर मौजूद हैं, उसमें जो तकसीम कार कंपनियां हैं उसमें माफियाज मौजूद हैं, तो फिर उस माफियाज को पकड़ना किसने है? ये चोरी किसने रोकनी है? ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप इंसाफ के जो तकाजे हैं, माशरती तकाजे, आप कानूनी तकाजे, आप आइनी तकाजे, आप इखलाकी तकाजे देखें तो ये जो इनका तरीक़ाकार है, इनका जो रवैया उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। दुनिया में ये तो नहीं होता कि जो चोरी करे तो उसकी सजा उसको दी जाए जिसके साथ चोरी हो गई है, सही है, ठीक है ना। जिसका लूट लिया गया तो आप सजा उसको दे रहे हैं। मतलब यहाँ सूरत हाल ये है कि चोरी करवाने में आपके सरकारी अहलकार और बिजली की जो आपकी ये तकसीमकार कंपनी है बराह रास्त मुलव्वस है, और आप खुद भी कह रहे हैं कि मुलव्वस है, तो सजा तो उनको मिलनी चाहिए ना, एक्शन तो उनके खिलाफ होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं कि आप लोड शेडिंग कर रहे हैं और ऑफिशियल बयान ये आता है कि जनाब जहाँ पर चोरी ज़्यादा हो रही है हम वहाँ पे लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो भी अगर चोरी हो रही है तो उस वहाँ के एक्सीएन को, वहाँ के SDO को पकड़ें, वहाँ के बाबडा के अहलकारों को पकड़ें, वहाँ चोरी बंद कराएं, ना कि जो लोग बिल पे कर रहे हैं आप उनको सजा दे रहे हैं। तो यहाँ का तो आवा ही बिगड़ा हुआ है। कुछ तकसीमकार कंपनियों की वो कह रहे हैं कि निजकारी करना चाहते हैं जिसमें जो है वो कीमतों में कमी भी होगी। क्या ये सॉल्यूशन है कि आपको लगता है कि जहाँ पे कंपनियाँ इस तरह का वो डाउनफॉल में हो या उनकी प्रोग्रेस बेहतर ना हो या इदारे इस तरह बेहतर परफॉर्म ना कर रहे हो तो उनको आप जो है वो बंद कर दें या उनको जो है वो प्राइवेट कर दें? देखिए, मुझे लगता है कि ये कोता अंदेश किस्म के मुशीर हैं और इनके पास ना तो कोई पॉलिसी है, ना इनके पास कोई हिकमत अमली है कि सिस्टम को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, अब इनके पास एक चाबी है या एक ही इनके पास जुमला है कि जी प्राइवेटाइजेशन के अंदर बहुत बड़ी गेम है
एक पूरी एक समझें कि एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसके अंदर ये है कि आपके बड़ी एसेट्स जो रखते हैं, बड़ी कीमतें जिनकी हैं, उन एसेट्स को आप आने पौने में प्राइवेट लोगों के बिहाइंड आप ही लोग होंगे, ऊपर आपकी ताकतवर तबका होगा और वो बाहर बैठा हुआ है या यहाँ बैठा हुआ है, वही बैठे होंगे और आपके सरकारी एसेट जो हैं, जो इस रियासत के एसेट्स हैं, उन्हें औने पौने में ख़रीदना। यानी ये एक बहुत बड़ी गेम हो रही है जिसे निजकारी का नाम दिया गया और कहा गया कि इससे पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी। देखिए बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि मेरा ख्याल है उन निजकारी की हो सकता ज़रूरत हो, लेकिन एक बहुत बड़े इदारों की ऐसी तादाद है जिनको निजकारी की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए गवर्नमेंट बात कर रही थी स्टील मिल की, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का एक पहलू मुझे थोड़ा सा अच्छा नज़र आया सिंध के अंदर कि उन्होंने स्टील मिल को निजकारी से कम बचा लिया। फ़िलहाल उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है, तो मेरा ख्याल है स्टील मिल जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट है, इसको फॉल करना चाहिए था, इसको रिस्टोर करना चाहिए था, इसमें नई डेवलपमेंट करनी चाहिए थी। तो क्योंकि अगर आपके पास फौलाद होगा, आपका लोहा जो फौलाद की शक्ल इख्तियार करेगा, तो आपकी हैवी इंडस्ट्री बनेगी, आपकी बड़ी मशीनें बनेंगी, आप तरक्की करेंगे, उन मशीनों से आप फिर और तरक्की करेंगे। चाइना क्यों तरक्की कर रहा है? आप देखें ना, वो पहाड़ों के ऊपर, वो दरियाओं के ऊपर बड़े बड़े पुल बना रहे हैं और एक बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी हैवी मशीनरी, और हैवी मशीनरी कहाँ बन रही है? उनकी इसी तरह की स्टील मिलों के अंदर, वहीं पर वो पुर्जे बनते हैं। अच्छा, आपके मुल्क के पास एक ही स्टील मिल है जो बटो दौर में आपको रशिया से मिल गई थी, आप उसका हाल आपने क्या किया हुआ है? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार, मुझे यूँ लगता है कि रियासत के अगर कोई दुश्मन है तो ये खुद है। ऐसे साहब, अगर ये कंपनियां जो हैं या इदारे जो हैं वो हुकूमत के पास हों तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, यानी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, और इन्हीं को अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाए यानी इनकी निजकारी कर दी जाए तो फिर इनकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी। फ़र्क नीयत का है, काम का है, किस चीज़ का? देखिए पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ना बड़ी लाइक है, लेकिन ये अपनी काबिलियत को पाकिस्तान को पीछे रखने में इस्तेमाल कर रही है। और ज़ाहिरी बात है, ये जितने लोग आपको निजकारी में आपको नज़र आते हैं, जब ये यही ब्यूरोक्रेसी आपकी, यही आपके अरबाब इख्तियार जब प्राइवेट सेक्टर में उन्हीं अपने इदारों को चलाते हैं तो फिर बड़े कामयाब चलाते हैं, उससे कई और इदारे बना लेते हैं। लेकिन जब ये गवर्नमेंट के अंदर इसके नीचे इनकी बदनीति और इनकी करप्शन है, ठीक है ना, और ये जो बदनीयती और जो करप्शन है उसकी वजह है कि आपके सरकारी इदारे नहीं चल रहे, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। यही पाकिस्तान के पहले 5-10 साल देखें तो 5 और 10 सालों के अंदर शुरू में चूँकि लोगों के अंदर बड़ा जज्बा था, आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी जज्बा था, यानी उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि आपके पास कॉमन पिने नहीं होती थी तो आप कीकर के कांटे यूज़ करते थे। लेकिन आपके शुरू के जो तरक्याती मनसूबे हैं, पहले 5 साल या 10 साल मनसूबे, तो आप देखें कि आप दुनिया में तरक्की कर रहे थे, दुनिया के लोग आपको देख रहे थे। कहीं आप कराची रोशनियों का शहर था, तो कहीं आप बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो थे अपनी भी एयरलाइंस के आप चला रहे थे और फिर दूसरों की एयरलाइंस भी बना रहे थे। इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट थे और दुनिया के कई ममालिक, जापान और जर्मनी आपको देख रहे थे कि यहाँ इतनी तरक्की कैसे हो रही है, और वो आपको सीखने के लिए, आपको समझने के लिए आपकी तरक्की को वो यहाँ पर वफूद भेजा करते थे। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि आपकी यहाँ पर जो तरक्की हो रही है उनको भी फ़ायदा पहुँचे, लेकिन उसके पीछे उस वक़्त के वो जो लोग थे जिनकी नीयतें अच्छी थी, वो करप्ट नहीं थे, तो वो पाकिस्तान का सोचते थे, इसलिए पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, आपके अरबाब इख्तियार हो, आपके ऊपर की एलीट हो, वो पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, वो इंडिविजुअल सतह पे सोच रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि मुझे जब ओहदा मिला है, तो मैं जब आया था तो मेरे ये एसेट थे, तो मैंने इनको डबल ट्रिपल कैसे करना है, ट्रिपल नहीं बल्कि कई गुना कैसे करना है, मैंने जाके ऑस्ट्रेलिया में जजीरे कैसे लेने हैं, मैंने फ्रांस में जाके अपनी प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, मैंने बड़े बड़े डॉलर अकाउंट जो है अमेरिका में और स्विट्ज़रलैंड में कैसे रखने हैं। तो फिर ये है कि लूट मार है, उस लूट मार की वजह से, और ये आपकी मैंने कहा ना आपकी ब्यूरोक्रेसी है, इनके नीचे देखे कोई भी इदारा नहीं चल रहा। अब आपके यहाँ के एक साबिक वज़ीर आज़म है, वो PIA के किस्म के हेड भी रहे, PIA की सारी उन्होंने देखा, लेकिन PIA को वो नहीं चला सके, लेकिन जब वो उससे उन्होंने अपनी एक एयरलाइन पूरी चला ली, वो कामयाब एयरलाइन है जी, वो कामयाब एयरलाइन है, लेकिन आज वो आके लोगों को और पूरी कौम को सबक दे रहे होते हैं दानत का, शराफत का, सदाकत का। तो मेरा ख्याल है कि असल मसला नीयत के अंदर आया और आपकी करप्शन में है। अगर आपकी नीयत ठीक होगी, आप करप्शन नहीं करेंगे, पाकिस्तान का सोचेंगे, तो यही पाकिस्तान के इदारे तरक्की करेंगे। ये कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल बात है। आप अपनी ब्यूरोक्रेसी भी तो इन्हीं की मर्जी और मंशा के मुताबिक काम करती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके देखें गोरा तो चला गया, लेकिन उसने जो काले अंग्रेज छोड़े हैं, ये ब्यूरोक्रेसी बेसिकली ये सारे काम जो करती थी, पहला जो गोरा था उसके अंडर काम करती थी।
अब बाद में हुक्मरान जो बन गए आपके, वो सियासतदानों की शक्ल में हो या फौजी आमरों की शक्ल में हो, उन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी मेरिट की धज्जियाँ बखेर दी हैं। अब तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर या पुलिस अफसरान हो या ब्यूरोक्रेट, उन्हें पता है कि अच्छी पोस्ट लेने का और पोस्ट पे रहने का एक ही तरीका है कि जो वक्त का हुक्मरान है या वक्त के अरबाब इख्तियार हैं उनको खुश रखा जाए। अब इसमें पाकिस्तान की का कितना नुकसान होता है, लोगों का कितना नुकसान होता है, वो मैटर नहीं करता। उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस और उनकी तरक्की आपका जो हुक्मरान वक्त है उसकी खुशनवीदी है। हाँ, जब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की जो तरक्की है, उनकी जो सालाना तरक्कियाँ होती हैं, उनकी जो प्रमोशनें होती हैं, उसको जब लिंक करेंगे ना पब्लिक सर्विस के साथ कि हर एक की उस बंदे की आप तरक्की करें जिसके साथ पब्लिक खुश हो, पब्लिक बताए जी इन्होंने हमारे काम के, अगर उस पे आप शुरू करेंगे। पंजाब के अंदर कुछ मैंने देखा कि पिछले दिनों में मरीम नवाज साहब ने इस तरह के कुछ अहकाम जारी किए कि जनाब जितने भी डीसीज हैं उनकी जो प्रमोशन होगी, उनकी जो तरक्की होगी या उनकी जो परफॉर्मेंस है उसकी वैल्यूएशन इस बात पर होगी कि जो नान और रोटी की कीमत कम की गई है या अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं या जो आपका प्राइस कंट्रोल सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव बनाते हैं। अच्छा, ये एक अच्छा पॉइंट है, इस पे अमल होता है या नहीं होता ये एक अलग इशू है, वो तो अभी तक अमल नहीं हो पाया इसके ऊपर। मैंने कहा ये होता है या नहीं, लेकिन जब तक पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस अफसरान हो, इनकी तरक्की जो है इस बात पर ना हो कि जनाब अब आपके यहाँ के क्या कहते हैं आईजी पंजाब कितना सीएम को खुश रखते हैं, वो कितने उनका वो तरक्की तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन यहाँ तरक्की ये है ना बुनियाद पे होती है कि वो देखिए यहाँ देखे ना आईजी पंजाब साहब ने सीएम साहब को जिस काम पे लगाया वो रोज वर्दियां बदल रही होती हैं, मतलब फैशन शो करवा के ना आप उसको करें कि आप फिर आईजी साहब वो उनकी पोस्ट भी कायम रहे, ठीक है ना। अगर आप इस बेस पे करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो डिलीवर तो नहीं होगा। पंजाब के अंदर जो इस वक्त जुराइम की सूरत हाल है, इवन लाहौर के अंदर जो कुछ सूरत हाल है, यहाँ तो लोगों के बकरे लोग गाड़ियों में उठा जाके गन पॉइंट पे बकरे लेके जा रहे हैं। अभी इस वक्त सूरत हाल लाहौर की भी है और पंजाब की भी ये सूरत हाल है। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप चले जाएं, देखिए अब पंजाब पुलिस की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने बजट में हिस्सा कितना मांगा है, इतलात है 2 खरब रुपया, यानी 18 अरब रुपया उनका बजट था सालाना, इस दफा उन्होंने 2 खरब रुपया मांग लिया। मम्मी आपने क्या कर लिया भाई, आप 2 खरब इतना बजट आप कैसे मांग रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं? यहाँ लोग लूट रहे हैं, लोग मतलब तालीमी बजट आप जितना मर्जी कम कर दें उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी तरजीह में शामिल नहीं है। का बजट 25 अरब रुपए, पंजाब पुलिस 2 खरब रुपया मांग रही है। मतलब ये आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। सही हो गया, आप वादे नारे दावे जितने मर्जी कर रहे हैं, आप जब तक डिलीवर नहीं करेंगे तब तक जो है वो आवाम इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। आगे बढ़ेंगे। ऐसे सब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला भारत जो है उसमें जनरल इंतखाबात हो गए हैं और बीजेपी जो है वो अब तक की जो नताइज हैं इलेक्शन कमीशन के उसके मुताबिक वो है जो पहले नंबर पे है और कांग्रेस दूसरे नंबर पे है, लेकिन वो नताइज जो आने चाहिए थे वो नहीं आए। बीजेपी के परफॉर्मेंस जो है वो अपसेट होती हुई नजर आई, क्या कहें? जी बिल्कुल, इस दफ़ा के जो इंतखाबी रिजल्ट आए हैं उसके अंदर खुद मोदी सरकार जो है, एक तो उसका पूरा फ्यूचर और उसका जो भी स्टेचर था वो बड़ा बुरी तरह शेक हुआ है। दूसरा, भारत की मोदी सरकार के अंडर, बीजेपी के अंडर जो पॉलिसीज़ हैं विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया उसके हमसायों के साथ, वो भी डिस्टर्ब होती नज़र आ रही हैं और बड़े सिग्निफिकेंट किस्म के ये इलेक्शन हुए हैं। अगरचे कि मोदी साहब जो हैं उनको एक मौका मिल रहा है कि नेहरू के बाद वो 3rd दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन शायद अब वो इतने ताकतवर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे या नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि सादा अक्सरियत के लिए गालबन 272 की ज़रूरत है। तो इस दफ़ा हुआ यह है कि बीजेपी जो पिछली दफ़ा सिर्फ बीजेपी के लिए 303 सीटें ले गई थी 2019 के इलेक्शन में, बीजेपी इस वक्त सीटें लेके जा रही है 240, यानी 241 या 240 सीटें हैं। तो उससे भी ये 60 सीटें नीचे आ चुकी हैं, 303 से भी। अब इनका इत्तेहाद जो है ये टोटल ये ले गया 292 सीट्स ले गया, और उसके मुकाबले में कांग्रेस जो काफ़ी अरसे से बिल्कुल पीछे रह रही थी और कोई अपनी उसकी पोजीशन ठीक नहीं थी या नहीं, बड़ी एफर्ट के बावजूद ऐसे लगता था कि वो बीजेपी से और उसके इत्तेहादियों से लड़ने में नाकाम है, इस दफ़ा बहुत अच्छी पोजीशन वो ले के सामने आई। 234 सीटें उनके इत्तेहादियों की, उसमें 99 जो है वो कांग्रेस की सीटें हैं। अच्छा, इस सूरत हाल के अंदर जो फैक्टर्स क्या हैं, कांग्रेस जो है ये किस तरह, अच्छा कांग्रेस का आना पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान जब भी कांग्रेस आई है तो कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ बीजेपी के इंतहा पसंद जो हैं उनकी निस्बत ज़रा बेहतर रहे हैं, और बॉर्डर्स के ऊपर भी इस तरह की हर वक्त की पोजीशन नहीं रही जो इस वक्त पोजीशन चलती रही है। अच्छा, अब जो कांग्रेस है ये जो इस वक्त जो रिजल्ट्स आए हैं इसके अंदर सूरत हाल ये है कि अब चूँकि
हिंदुत्व की जो पॉलिसी है बीजेपी की, अब उस पर अमल पैरा नहीं हो सकती मज़ीद। उसकी रीज़न ये हैं कि इससे जो खौफ पैदा हुआ है इंडिया के अंदर, और उसका भरपूर फ़ायदा कांग्रेस ने उठाया। और कांग्रेस ने ये एक नारा लगाया, उनकी इंडिया जो उनका इत्तेहाद है जिसको इंडिया कहते हैं आप, उसने जो नारा लगाया वो मेरा ख्याल है बाय किया है पूरी इंडियन कौम ने। उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी को, क्योंकि ये नारा लगा रहे थे 400 सीटों का, तो 400 सीटों का मतलब ये था कि ये बिल होली सोली ये स्याह सफ़ेद के मालिक बीजेपी बन जाती, और स्याह सफ़ेद के मालिक बनने की सूरत में जो आइनी इस्लाहात इन्होंने लानी थी, जो ये बता चुके थे, उससे पूरी अक़लीतें ख़ास तौर पर जो हैं वो बड़ी खौफज़दा थी। और जिसमें ये एक आम नारा था कि जो हिंदू नहीं है वो बेशक जहाँ मर्जी चला जाए, हिंदुस्तान से निकल जाए। साहब कि इसमें जो उनका आइन बचाओ मुहिम का वो था, वो उसमें कामयाब हुई, यानी कि वो ये सारे प्रोसेस में कि अगर ये 400 नशिस्तें जीत जाते हैं तो वो आइन में रद्द-बदल कर देंगे, कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो ये पॉलिसी जो उन्होंने अपनाई थी वो उसमें कामयाब रहे। हाँ जी बिल्कुल, उसमें कामयाब, कांग्रेस वाले तो कामयाब रहे, लेकिन इसमें देखें इनकी दो बड़े नारे थे, एक वन नेशन वन इलेक्शन कि जो जितने भी इलेक्शन हैं वहाँ पे जो इंडिया में एक ही वक्त में हो। दूसरा ये था कि जो अक़लीतों की शादी और वरासत के कवानीन को ख़त्म करना, यानी इंडियन पीनल कोड के तहत या जो वो बाकी जो लॉज हैं उनके जितने भी फैमिली लॉज हैं वो इंडिया के जो हिंदुओं के जो बने हुए हैं वो, उसमें जो मुसलमानों को, क्रिश्चियन को जो अलहदा शनाख्त थी या अपने वो अपने लॉ के मुताबिक या अपने कवानीन के मुताबिक जो अपना वो अमल करते थे वो उससे वो ख़त्म कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि जितनी अक़लीतें थी वो थ्रेटेंड थी। और फिर इसके अलावा यह है कि फ़ौजियों की जो भर्ती है, फिर वहाँ महंगाई है, बेरोज़गारी है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। और इसमें कांग्रेस ने एक ही नारा लगाया कि अगर आइन जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का मौका दे दिया गया तो फिर वो जो आइन बनेगा उससे इंडिया का जो सेकुलर फेस है जो कि पहले तबाह हो चुका है, हिंदुत्व की एक पॉलिसी सबके सामने आई है, क्योंकि इससे पहले नेहरू और गांधी की जो पॉलिसी थी वो दुनिया को ये बताते थे कि इंडिया हम एक सेकुलर स्टेट है, हम एक जमहूरी स्टेट है, लेकिन मोदी ने गांधी और नेहरू की सारी पॉलिसियों को बिल्कुल रद्द करते हिंदुत्व की जो बुनियाद परस्ती वाली पॉलिसी है आरएसएस वाली, वो जब चली और उन्हीं जमातों को एक तो साथ उनका दिया, फिर वहाँ पर पुरतशद्दद जैसे गुजरात जैसे इलाके के अंदर जब ये खुद वहाँ सीएम थे तो जो कुछ इन्होंने जुल्म सतम वहाँ पे कराया, जो कत्लेआम करवाया, और फिर बाकी जगहों पर जो फसादात इस वक्त इंडिया के अंदर हो रहा है उसके अंदर इवन 20-25 करोड़ जो मुसलमान हैं वो भी खुद को इनसिक्योर समझते हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस की हालत है, इसी तरह सिखों की हालत है कि ये खुद को वहाँ इनसिक्योर समझते हैं। और कश्मीर की पॉलिसी भी आपके सामने है कि इस वक्त क्या हो रहा है। अब इसमें हुआ ये है कि बहुत सारे इस दफ़ा इलाके हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इनका गढ़ समझा जाता है, वहाँ पर कांग्रेस से की हमायत याफ्ता यानी वो कांग्रेस जो है उनका जो इंडिया वाली जो उनका इत्तेहाद है, अलायंस है, वो जीत गया है, अच्छी सीटें ले गया। और वहाँ अयोध्या जैसी देखें, अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना, आपको पता है, बाबरी मस्जिद गिरा कर, तो वहाँ एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई गई, मोदी साहब गए वहाँ पर भी बीजेपी को शिकस्त हुई है, वहाँ पर भी वो पीछे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और इनकी इबादत गाहों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का एक माहौल पैदा करके उनकी इबादत गाहें शहीद की गई, उन्हें टारगेट किया गया और मीडिया भी चीज़ें आती रही और जो क्रिश्चियन के साथ सब कुछ किया गया, उसका रिएक्शन बड़ा ज़्यादा आया है। अक़लीतें ख़ुद को थ्रेटेंड समझ रही थी और वो बड़ी शौक थी कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, इंडिया कहाँ बनता चला जा रहा है। तो फिर उन्होंने जो रिएक्शन दिया है वोट की सूरत में, वो ऐसे लगता है कि कांग्रेस का उन्होंने बाय किया है कि जो वो ये कह रहे थे कि जनाब हमें आइनी तरमीम और इनको इतनी ताकत नहीं देनी। अब जो हिंदुत्व की पॉलिसी थी या फिर मुस्लिम मुखालिफ बयानियाँ या फिर अक़लीतों के ख़िलाफ़ जो ये सारा प्रोसेस उन्होंने रेस किया, यानी कि वो प्रोसेस जो था वो उल्टा हुआ, उसका रिएक्शन आया, उसका रिएक्शन है कि उन्हें इंतखाबात में वो 2/3 अक्सरियत नहीं मिल सकी जो वो चाह रहे थे। हाँ जी, उसमें देखिए ना, अब सिक्किम में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और जो है उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी हार गई, लेकिन जो बाकी मैंने आपको बताया इसके अंदर बीजेपी को अगरचा की पोजीशन मिली है। लेकिन अब चूँकि ये कहा यह जा रहा था कि सेंट्रलाइज हो गई थी इंडिया के अंदर जो हुकूमत है या ताकत जो थी सेंट्रलाइज थी, और जो सेंट्रलाइज हुई थी उसके अंदर आप ये समझ लें कि वो सारी ताकत मोदी साहब के पास थी और अमित सिंह जो हैं उनके जो हैं वो होम मिनिस्टर जो हैं उनके पास ये ताकत आ गई थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि ये तो चाहते थे वहाँ जो इनकी जो हिंदुत्व की पॉलिसी थी, पहले इनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की जिसकी वजह से ये कंट्रोल में रहे, लेकिन फिर भी ये अपने आप को फोर्स कर रहे थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि इलेक्शन के बाद जो शक्ल निकली है
उसमें जो दूसरी पार्टी हैं जिसमें ख़ास तौर पर अक़लीतें हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो इस वक्त जनता दल यूनाइटेड है, JDU 12 हैं उनकी सीटें, तेलुगु देशम पार्टी है TDP उनकी 15 सीटें हैं और तकरीबन 93 जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार हैं। अच्छा, अब इसमें कांग्रेस जो है हुकूमत बनाने से पीछे नहीं हट रही। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हम इनको गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे, हम बनाएंगे, क्योंकि सीटों का डिफरेंस थोड़ा कम है। तो अगर हम आज़ाद मिला लें और ये सीटें साथ मिला लें तो 261 हमारी ये हो जाएंगी, दूसरी पार्टियों में मिलाकर 93 हमारे पास आज़ाद और बाकी इलाकाई पार्टियां रहेंगी। तो इसलिए उनके भी गवर्नमेंट बनाने के चांसेस हैं। अच्छा, अगर वो गवर्नमेंट नहीं भी बना सकते तो उनके पास एक चांस है कि अगर मोदी साहब के पास तो इस वक्त सादा अक्सरियत भी नहीं रही ना, उनकी तो टोटल 240 सीटें हैं, 272 के ऊपर जाके आपकी जो है सादा अक्सरियत बनती है। तो इसका मतलब है उन्हें सादा अक्सरियत के लिए भी इत्तेहादी जमातों के साथ उन्हें मिल तो गई है, उसके ऊपर तो आगे हैं, लेकिन उनकी अपनी जमात को भी हर वक्त ये रहेगा कि वो कोई भी पॉलिसी या आइनी कोई काम करना चाहेंगे तो उन्हें दीगर जमातों की मदद की ज़रूरत रहेगी। दूसरी बात है, छोटी जमातें अगर वो साथ ले भी लेंगे और तो वो किसी वक्त भी कांग्रेस भी उन्हें वजारतों का दे सकती है, ऑफर करा सकती है, तो वो जा सकते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी उनकी स्टेबल नहीं होगी। तीसरी अहम बात है कि इंडिया के अंदर ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना, इस दफ़ा होगी, क्योंकि और ये मोदी सरकार जो है इनका माजी के अंदर भी एक रहा है इनका कि ये करते हैं, बिल्कुल ये हॉर्स ट्रेडिंग भी करते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत अमीर लोग जो इंडिया के हैं, जो वेल्दी लोग हैं, वेल्दी पार्टियां हैं, अगरचे कांग्रेस के पास भी काफ़ी हैं लेकिन इनके पास भी इनकी बड़ी सपोर्ट वो करते रहे, जो है वो एक अच्छा कमबैक हम कह सकते हैं इस वक्त। हाँ, इस वक्त आ चुका है ना, वो एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर सामने है और एक ऐसी अपोजिशन जो किसी भी लम्हे किसी भी जगह पर और किसी भी मौके पर गवर्नमेंट गिरा सकती है। सही हो गया। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। बानी PTI के हवाले से जो है वो एक जानिब हम देख रहे हैं कि मुकदमात में रिलीफ तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हाल ही में एक के बाद दीगरे मुकदमात में रिलीफ मिला, जिससे PTI के कारकुन और उनके जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनमें एक उम्मीद की किरण भी पैदा हुई कि शायद बानी PTI जो है वो जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी हालात जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। ऐसे साहब क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर, कहीं पे कोई मुमकिनात नज़र आ रही हैं? देखिए, डेफिनेटली कुछ हालिया जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके तहत लगता है कि इमरान खान साहब के लिए बाहर आने के जो चांसेस हैं वो थोड़े ब्राइट हो गए हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप देखें, जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट हो या मुक़्तदर हल्के, कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है जेल में रखा जाए और गैर मुअय्यना मुद्दत तक। तो अब गैर मुअय्यना मुद्दत को रखने के लिए एक तो इस वक्त खान साहब के हवाले से तो कुछ केसेस तो हैं ऑलरेडी, लेकिन उसमें एक बड़ा केस है इद्दत केस की, जो सज़ा है उसमें उनकी हुई है, तो उसकी वजह से वो अंदर रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर वो सज़ा ख़त्म भी हो जाए तो तोशाखाना केस जो है, अगर चाहे उसमें आपको पता है कि वो बेल तो हो गई हुई है, लेकिन तोशाखाना केस एक बड़ा अजीब सा केस है। उसमें ये है कि कोई एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो रेफरेंस सिर्फ एक चीज़ का नहीं बनेगा, किसी लॉकेट का नहीं बनेगा, अभी तो और चीज़ों के भी रेफरेंस बन सकते हैं। यानी तोशा खाना केस एक ऐसा टेक्निकल केस है जिसके अंदर एक केस के अंदर कई केसेस हैं। तो मेरा ख्याल है नैब जो है उसका जो उसका रेफरेंस है, उसको दूसरा रेफरेंस समझ लें, कल को तीसरा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नैब के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो रेफरेंस बना के इसमें केसेस करते जाएंगे, और इसलिए वो डिले होती जाएगी। उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट जो है 71 की जो बात हुमूदुर्रहमान कमीशन के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट किया, उसके अंदर भी FIA जो है मुकदमा बनाने के हवाले से उस पर सोचा जा रहा है। तो बस अब ये देखना ये कि टाइमिंग क्या है, नए मुकदमात की टाइमिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किन हालात में दर्ज होते हैं या किए जाते हैं और कैसे रोका जाएगा। तो लगता तो यही है कि अभी इसकी नज़र आ रहा है कि जो है बानी PTI इनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और आज साबिक सदर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, फिर उन्होंने कहा जी वो रेडी वालों से भी ये इनकी हल्की औकात है, ये जो गवर्नमेंट वालों के हवाले से उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा जी जो लोग हैं जिनके साथ बात की जानी चाहिए उनके साथ हम तैयार हैं बात करने को। लेकिन ये वही बात है जो कि मेरा ख्याल है बानी PTI कहते रहे हैं कि जनाब मैं तैयार हूँ, आए मेरे से बात करें, लेकिन गवर्नमेंट से नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, क्योंकि असल वो हैं। तो यही मेरा ख्याल है रिपीट उन्होंने किया है, बात उन्होंने रिपीट किया। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब ऐसे साहब आप क्या समझते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, अभी वो कह रहे हैं ना कि बात होगी तो वो मालिकान से बात होगी या ठेले वालों से बात नहीं होगी,
इस चीज़ से, यानी कि वो बात करना चाह रहे हैं, किसी किस्म की वो डील करना चाह रहे हैं, साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनको ये कहा गया बानी पीटीआई कि वो डील करें, मुल्क छोड़ जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि ना वो डील करेंगे ना वो मुल्क छोड़ के जाएंगे। अगर वो ये क्लेम, ये दावा कर रहे हैं, तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि बात हो सकती है लेकिन इनसे नहीं हो सकती, उनसे हो सकती है? देखिए, एक तो ये क्लेम जो है ये पहली दफ़ा सामने आया है सदर साहब की तरफ से, ये साबका सदर की जानिब से। एक तो ये है कि ये कब हुआ, ये इस तरह की ऑफर्स, क्या जब वो सदर थे तब ऑफर्स हुई थी? अच्छा। और दूसरी बात है कि क्या जब वो सदर के उहदे से उतरे तो उसके बाद हुई? अगर तो तब थी तो उस वक्त वो क्यों नहीं बोले? और अगर बाद में भी हुए तो ये आज तक खामोश क्यों रहे? इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो खामोश क्यों, और अचानक उन्होंने अब ये बयान क्यों दिया कि ये ऑफ़र आई है? अच्छा, अब फिर उन्होंने ये कहा जी उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आपको याद होगा कि कोर कमांडर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद ISPR की तरफ से जो बयानात आए, और फिर रिसेंटली भी कुछ फ़ौज की तरफ से जो बयान आए, बड़े वाज़ेह थे कि हम किसी से डील नहीं करेंगे। वो तो कह रहे हैं हम डील करनी करेंगे, ना किसी से बातचीत है। और ख़ास तौर पर 9 मई के जो लोग हैं जिसमें मुलव्विस हैं, और फिर इंतशारी जमात और ये सारा कुछ कहा गया कि हम इसके अंदर जो है डील नहीं करेंगे, और फिर कहा माफ़ी मांगे। ठीक है, अब जो है साबका सदर वो ये कह रहे हैं माफ़ी नहीं वो किसी सूरत में मांगेंगे, तो अब वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। अच्छा, फिर वो डील नहीं करना चाहते, तो फिर ये सारा कुछ होगा कैसे? माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते, डील भी नहीं करेंगे, तो फिर ये वो क्यों कह रहे हैं कि बात हो सकती है, लेकिन जो जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं उनसे हो सकती है? यानी इस चीज़ से ये तासुर लिया जा सकता है कि पीटीआई खुद बात करना चाह रही है? देखिए, वो बिल्कुल पीटीआई ये चाह रही है। मेरा ख्याल है उनको एहसास हो गया है कि तमाम केसेस के बावजूद जो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं बानी पीटीआई बाहर नहीं आ सकते, और जितना डिले होता जाएगा उनका जेल के अंदर, तो उतना पीटीआई तो दीवार के साथ ही होगी ना, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं। उनका लीडर अंदर है, बाकी जो सेकंड टीयर या थर्ड टीयर है वो भी अंदर हैं। अच्छा, बाहर भी उनके पास कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, तो वो तो इक़्तिदार में आना चाहते हैं। तो इक़्तिदार में आने के लिए बानी पीटीआई का पहले तो बाहर आना ज़रूरी है। फ़र्ज़ किया 2-3 साल 4 साल वो अंदर गुजार देते हैं। फिर देखें, एक आपके पास एक उम्र का फैक्टर भी होता है, एज फैक्टर होता है। आप एज के उस हिस्से में हैं कि जिसमें आप समझे 70s के जब आप क्रॉस कर जाते हैं, 65 या 70s क्रॉस कर जाते हैं, तो ठीक है, हेल्थ आपकी अच्छी है बानी पीटीआई की, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन इवन देन देखें फैक्टर होता है, एज फैक्टर होता है। रियासत चलाने के लिए आपको बहुत हेल्दी वो फैक्टर भी उसके आपके सामने आ जाएगा। तो अगर 5-10 साल वो जेल में रह जाते हैं तो फिर तो वैसी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल है जिसके अंदर बार बार ये कोशिश की जा रही है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बातचीत करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं माफ़ी मांगे, ये कहते हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो मेरा ख्याल है बातें अभी दरमियान में कहीं फंसी हुई हैं। सही हो गया। कहा यह जा रहा है कि माफ़ी मांगी जाए, लेकिन चूँकि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर बानी पीटीआई जो है वो जेल से बाहर कैसे आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही फिल वक्त मुझे दे इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।